जब चैप्टर पढ़ा चुके हैं आप लोग, चैप्टर में जाके देख लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन अब हम बना रहे हैं। क्वेश्चन कैसे, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है। प्रमुख यामोत्तर का मान हम बता चुके हैं 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। अब शीत कटिबंध देखिए, ये मान लीजिए ग्लोब है, इसको दो बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है, बराबर दो भागों में विषुवत और विषुवत यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव। तो शीत कटिबंध किसके, यहाँ उत्तरी ध्रुव, और यहाँ आ जाता है आपका शीत कटिबंध। यहाँ कर्क रेखा, यहाँ से यहाँ कर्क रेखा, और यहाँ से यहाँ मकर रेखा। यहाँ सबसे अधिक गर्मी होता है, जिस सूर्य के सीधा किरणों के प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ अधिक गर्मी होता है। और यहाँ तिरछा पड़ता है, तो सबसे नजदीक सबसे ज्यादा तिरछा यहाँ पड़ेगा, मतलब यहाँ कम धूप आएगा, तो कम धूप आएगा तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये शीत कटिबंध होगा। तो किसके बीच, अब देखिए विषुवत वृत्त तो बीच में आ गया, विषुवत वृत्त के बीच नहीं पाएगा। कर्क रेखा यहाँ आता है, तो कर्क रेखा के पास पास भी नहीं पाएगा। अब किसके पास आएगा, ध्रुव के बीच। देशांतर की कुल कितनी संख्या है, तो देशांतर की कुल संख्या आप क्वेश्चन में जाके चैप्टर को देखिए, चैप्टर में आंसर निकल जाएगा। हम एक को काट देते हैं, अब दो में आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। अब दक्षिणी, जो भी दक्षिण साइड का होगा दक्षिणी में लगाइएगा, उत्तरी साइड का होगा तो उत्तर में लगाइएगा। तो ये ऊपर में हम बताए थे उत्तर और नीचे में बताए थे दक्षिण। यहाँ विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ये मिड पॉइंट है, उसको दो बराबर भागों में काटे उसको विषुवत वृत्त कहा जाता है, जिसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। इसको इसके समांतर खींची हुई रेखा को अक्षांश कहा जाता है, जिसको अंश में मापा जाता है। ठीक, अब देखिए दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव तो सबसे पहले उत्तर को काटिए, पूरब को काटिए, कट, पूरब को काटिए, मिल गया दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी बोला। अब ग्रिड किसका जाल है, अब ग्रिड किसका जाल है चैप्टर में बता चुके हैं, अब आप लोग करिएगा मकर रेखा। वेलकम टू दावर चैनल सर्वन अकेडमी। सर्वन अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम दो तीन वीडियो करा चुके हैं, जिसमें कि क्लास 6 का हिस्ट्री और क्लास 6 का ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हो चुका है। ऐसे हिस्ट्री में 2 चैप्टर हो चुका है, और आज हम कराएंगे चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, जिसमें ग्लोब अक्षांश और देशांतर को अच्छे से समझेंगे। और यहाँ से 2 या 3 नंबर का, 3 नंबर आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाए तो पहले बना लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जो क्वेश्चन इसमें आएगा को हम अंडरलाइन कर देंगे, वो क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो जो हम अंडरलाइन करेंगे सिर्फ वहां से ही सीटेट में क्वेश्चन आना है, और बाकी नहीं आएगा। जो मेन पॉइंट हम बस इसमें बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखने से पहले हम थोड़ा सा आपको ग्लोब के बारे में जानकारी दे देते हैं। ग्लोब की जानकारी से आपको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाएगा। चलिए, ये हम एक गोला करके ग्लोब बना लेते हैं। ग्लोब बना नहीं है, बन जाएगा थोड़ा देर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ग्लोब देखिए, ग्लोब पूरा नहीं होता है, ग्लोब थोड़ा सा चपटा हुआ होता है। मान लीजिए यहाँ चपटा हुआ है, यहाँ अच्छे से नहीं बन पाया है, थोड़ा सा ये कर लीजिएगा। चलिए, अब ये ग्लोब है। सबसे पहले समझिए ग्लोब में क्या सब है। इस चैप्टर का हम एक थोड़ा सा सारांश आपको बता देते हैं। इस थोड़ा सा चैप्टर को हम सारांश में बता देते हैं इस पिक्चर के थ्रू। चलिए, ये एक गोला है जो कि अभी ग्लोब के बारे में बता रहे हैं। ग्लोब बना नहीं है, थोड़ा देर में बन जाएगा। चलिए, अब देखिए ग्लोब को एक बीचों बीच ग्लोब से होकर बीचों बीच रेखा गुजरती है, जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। इसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ग्लोब को दो बराबर भागों में, एक क्वेश्चन यहाँ आप समझिए। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत वृत्त, जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। पिछले बार में बता चुके हैं, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो नीचे में दक्षिण, तो इसको आप उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए पहले। ये दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। ठीक, इसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए, इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, इसको बोला जाता है, एक पॉइंट होता है जिसको दक्षिणी ध्रुव। एक सुई होकर गुजरती है, जो कि ओरिजिनल वाला में नहीं है, ये काल्पनिक माना जाता है, काल्पनिक है। इसको ऐसे रखने के लिए दिया, जिसको अक्ष कहा जाता है। ये होता है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा ठीक है, विषुवत वृत्त समझ गए। अब विषुवत वृत्त के जो समांतर खींची गई रेखा है उसको कहा जाता है अक्षांश, या अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त के समांतर खींची गई रेखा को आप क्या कह सकते हैं, अक्षांश। अक्षांश को क्या चीज में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन है, इसमें बस हम फैक्ट वाला बात बता रहे हैं, क्वेश्चन वाला बात, जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 0 डिग्री है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 90 डिग्री आएगा। ठीक, तो जहाँ 23.5 डिग्री आएगा, ठीक, जहाँ 23.5 डिग्री आएगा वहां इसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा उत्तर दिशा में होता है। इधर से हो गया उत्तर, इधर दक्षिण। उत्तर को हम एक बार और कलर चेंज करके डिनोट कर देते हैं, देख लीजिए। चलिए ब्लैक ले लेते हैं। ये हो गया बीच वाला, इसको विषुवत वृत्त कह सकते हैं। ये 23.5 मान लीजिए इसको कर्क रेखा। फिर इधर भी आएगा 23.5 डिग्री, जो कि मकर रेखा होगा, ये दक्षिण में आता है। यहाँ तक समझ गए। और ये देखिए एक लाइन और क्वेश्चन आएगा,
ये समांतर रेखा जो है अक्ष, ये ऊपर जाते जाते यहाँ देखिए ध्रुव के पास ये रेखा बड़ा है, ठीक। इससे ऊपर जो जो जाएंगे ऊपर रेखा छोटी होती जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन है जो अक्ष से अक्ष या अक्षांश उत्तरी ध्रुव या किसी भी ध्रुव की तरफ जाने पर उसकी रेखा क्या होती है, तो ये घटती है, देखिए छोटी होती जा रही है। इसको समझ गए शॉर्ट वे में, अभी समझ गए। चलिए अब चैप्टर की तरफ चलते हैं, यहाँ इतना समझ गए, ठीक। हाँ, एक चीज और इसमें हम बता देते हैं। अब ये उत्तरी ध्रुव जो क्या कहते हैं, ये 23.5 डिग्री कर्क और 23.5 डिग्री मकर, इस बीच में गर्मी काफी होता है। इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध काहे कहा जाता है, यहाँ मान लीजिए सूर्य है और सूर्य की प्रकाश यहाँ सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होगा तो वर्षा ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होने पर यहाँ जंगल ज्यादा होगा, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको शीतोष्ण उपनिशीतोष्ण शीत कटिबंध कहा जाता है। इसको आगे समझ लेंगे, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे समझते हैं, चैप्टर अब पढ़ लेते हैं, चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए अक्षांश या गोला ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, गोलाकार पृथ्वी नहीं। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी हुई, जो बात हम बताएं वही सब आएगा इसमें लाइन में, ठीक। थोड़ी चपटी हुई, यहाँ मान लीजिए चपटी हुई या उभरी हुई है। क्या आप इसका इसे क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब को देखिए, अगर कोई सामने में है या इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी ग्लोब जो है ओरिजिनल वाला का इसका एक कॉपी है। वास्तविक है यानी वास्तविक प्रतिरूप है, काल्पनिक है। तो इसमें जो भी होगा तो इसका सब रेखा काल्पनिक होगा। जितना ही अभी बताया विषुवत वृत्त या कर्क रेखा मकर रेखा जो भी होगा सब काल्पनिक होगा। चलिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो छोटी आसानी से एक स्थान से, बड़ी चीज को तो आप एक दूसरे से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते हैं। अब पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे उसको आप जिसमें हवा उसको आसानी से ले जा सकते हैं, ये बात है। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ग्लोब स्थिर नहीं होते, ये घूमते रहते हैं। अब किधर घूमते हैं ये भी एक क्वेश्चन है। उसे इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। एक यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है, ग्लोब पर आप किसी कस्बा या जिला को नहीं दिखा सकते हैं या स्टेट को नहीं दिखा सकते हैं। इस पे ग्लोब देशों को यानी बड़ा चीज है उसको दिखा सकते हैं। ग्लोब उसी के लिए बना है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। मान लीजिए कहीं समय बताना है तो उसकी स्थिति कैसे बताई जाती है, उसी को आगे समझ लेंगे। इसके लिए हमें कुछ बिंदु रेखा के संदर्भ की आवश्यकता होगी। कुछ बिंदु या रेखा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन है सीटेट का। चलिए यहाँ देखिए, ये तो आर पार हुआ होगा। अब मान लीजिए ओरिजिनल वाला तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, लेकिन इसको तो रखने के लिए चाहिए ना, तो इसका ये ओरिजिनल में नहीं है लेकिन इसको इसमें लगाने के लिए बस आर पार किया गया है जिस पर ये चारों तरफ घूमती है। तो इसको आप अक्ष कहा जाता है, इसी को अक्ष कहा जाता है। इसी के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे ये लाइन बोला गया। चलिए, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, वही यहाँ जो देखिए इधर से सुई उधर वही गुजरती है, उसी के बारे में। उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव, तो इधर ऊपर वाला को आप समझ लीजिए ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, इधर पूर्व इधर पश्चिम। अक्ष ग्लोब को दो बिंदु होकर गुजरती है तथा उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। अब ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, ग्लोब किधर से किधर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी के बारे में भी जान लीजिए, पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बाद बाकी जो जैसा घूमता होगा ठीक है, लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया, बीबीआई कर लीजिए। लेकिन याद रखें इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है, बोले ना, पृथ्वी में ऐसी वास्तविक ये वाला कोई सुई नहीं है। इसको बस यहाँ लगाने के लिए लगाया गया। यह अपने चार अक्ष पर चारों ओर घूमती है, ये इसके बारे में कह रहा है। ये अक्ष पे इस पे चारों ओर घूमती है। कुछ तो घूमने के लिए चाहिए ना, आप मान लीजिए कुछ लटकाइएगा तो घूमने के लिए चाहिए, बस उसी के लिए इसको लगाया गया है। जो एक काल्पनिक है। अब ग्लोब पर जो भी रेखा होगी सब कुछ काल्पनिक होगी। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यहाँ जो बताया, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोला। अब यहाँ भी बोले ना, यहाँ मान लीजिए ग्लोब है, इसको 20 बराबर भागों में बांटी, इसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। इसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। इधर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और इधर वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध में आधे स्थित है, दक्षिण वाले आधे भाग को
दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं, दोनों को बराबर भाग में। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। अब ये वृत्त बनाई तो ये काल्पनिक ही, सब कुछ जो भी बनेगा इस पे काल्पनिक ही बनेगा। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थान की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बताया गया, महत्वपूर्ण सबसे ये बताया गया महत्वपूर्ण बिंदु। अब विषुवत वृत्त के बारे में पूछ देगा, ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए विषुवत वृत्त दे देगा, इनमें से 2 या 3 लाइन दे देगा ऑप्शन में, उसमें बोलेगा ये सही कौन है, ऐसे लाइन दे देगा। मान लीजिए एक तो सही वाला रहेगा, मान लीजिए एक रहेगा जो पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको उस रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। दूसरा दे देगा या अक्ष के या अक्षांश के समांतर होता है, या समांतर होता है, ऐसा भी कह सकता है, कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बापू, इस प्रकार विषुवत वृत्त काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने के लिए वह महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्त को अक्षांश कहते हैं, कहा जाता है। अभी बोले ना, यहाँ जितना लाइन इसके समांतर खींचा जाएगा इसको अक्षांश कहा जाएगा। ये लाइन आपको आ जाता है अक्ष के पास, और एक अक्ष के पास ऐसे मान लीजिए ई लाइन हम खींच रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये लाइन सीधा नहीं है। यहाँ एक बात समझिए, इसके समान मान लीजिए ये विषुवत वृत्त का जो लाइन है, और यहाँ जो इसके समांतर खींचा गया, तो ये इस एक तरफ से ना आप देख रहे हैं बस लाइन है, इसके पीछे तो ऐसे राउंड हुआ होगा ना, सभी राउंड हुआ होगा का, यहाँ देखिए ये सभी जगह राउंड हुआ है, सभी राउंड है। ये वाला देखिए, ये विषुवत वृत्त है, ये भी राउंड हुआ है। तो ऐसे मान लीजिए राउंड होते 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 कहीं तो एक पॉइंट बना होगा, ये एक बिंदु बन जाती है, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और एक यहाँ अंदर में होगा, इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और ये भी क्वेश्चन आएगा आपको, यहाँ एक ये क्वेश्चन एक ये आ गया। और अक्षांश को अंश में मापा जाता है, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। यहाँ विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, यहाँ हम लिखा दिए थे। यहाँ भी होगा, यहाँ नहीं दिया होगा, लेकिन आगे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए विषुवत वृत्त, यहाँ देखिए शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चलिए, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, यानी 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाती है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है। अब देख लीजिए, यहाँ यहाँ समझिए, मान लीजिए इसको हम यहाँ भी एक लाइन खींच दिए, ये हो गया 90, यहाँ भी 0, यहाँ 90, तो चारों 90 मिला के कितना हो गया टोटल 360। एक ही भाग को दर्शा रहा था, 1/4 वही कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको जानकारी के लिए है, पढ़ लीजिए। अंश को दर्शाती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये ऊपर वाला जितना समांतर रेखा है इसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थिति सभी समांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के सभी साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जहाँ कहीं भी देखिएगा तो यहाँ लिखा रहेगा आपको 66.5 उत्तर, 23.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण, 23.5 दक्षिण। तो 23.5 दक्षिण रहेगा तो मकर समझिएगा, साढ़े उत्तर आपको ये हो गया कर्क रेखा, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5, उसी को कहा गया उत्तर या दक्षिण अक्षांश को व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। मान लीजिए दोनों 20 अंश पर है, तो 20 लिखिएगा तो कुछ पता चलेगा। इसमें यहाँ देखिए उत्तर या दक्षिण लगाया गया, यहाँ देखिए उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, तब ना आपको पता चलेगा वो आगे अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त 20 अंश उत्तर एवं बेलो हॉरिजेंटल वृत्त 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो ओरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है। हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश का आकार घटता है। अब यहाँ देखिए, ये चीज हम पहले बताए थे। अब मान लीजिए विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त यहाँ पे है, इसको क्लियर कर लेते हैं। विषुवत वृत्त यहाँ पे है, इससे आप दूर जाइएगा इधर उत्तरी ध्रुव की तरफ, यहाँ पढ़िए एक लाइन पहले। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, इधर दूर विषुवत वृत्त से, या तो इधर जाइएगा दूर, या मान लीजिए इधर जाइएगा, दो ये तरफ नहीं किधर जाइएगा, इससे दूर जाते हैं तो अक्षांश का आकार घटता है। यहाँ आए देखिए, इसका आकार मान लीजिए बड़ा होगा, तो इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, इससे एक जगह इतना आएगा, बिंदु आएगा, तो इसी तो अक्षांश का ये देखिए, यहाँ आकार छोटा है ना, इससे बड़ा है ना, तो मान लीजिए विषुवत वृत्त के ये इससे थोड़ा सा छोटा, इससे छोटा होते होते यहाँ पूरा छोटा हो गया। मान लीजिए दिमाग में गेंद लगाइए,
फुटबॉल, तो उस पे एक लास्ट पॉइंट देखिएगा, मान लीजिए जहाँ से हवा भरते हैं तो उसको ये मान लीजिए, तो उसको ये मानते हैं तो ये छोटा है, फिर वहाँ थोड़ा सा एक गोल करिए तो वो बड़ा होते जाएगा, वही बात कर रहा था। ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, विषुवत ब्रिज से दूर जाने पर अक्षांश की आकार क्या होता है, तो ये स्पष्ट दिया हुआ है, आकार घटता है। चलिए, अब देशांतर को समझते हैं, देशांतर क्या है। जैसे इधर से रेखा खींची गई तो उसको अक्षांश कहा जाता है, तो इसी तरह ऊपर से नीचे जो ये गोल वाला है इसको देशांतर कहा जाता है, ठीक। यहाँ देखिए, ये जितना भी रेखा है ये ऊपर से नीचे सब देशांतर है। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टेंगा द्वीप, ये भी एक क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा द्वीप है, टेंगा। और हिंद महासागर में स्थित मॉरिसन द्वीप। एक ही अक्षांश में उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव में इस स्थिति की सही जानकारी के लिए आप पता करना होगा कि ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूरब या पश्चिम की ओर इंगित करते हैं। इस संदर्भ में देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है, कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर को अंशों में मापा जाता है, देशांतर को अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में मापा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। और उधर क्या बताया था, अक्षांश को अंश में मापा जाता है। ये अर्धवृत्त है, ये आधा बनता है, अर्धवृत्त है, लेकिन अक्षांश अर्धवृत्त नहीं है, तथा उसके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है। अब देखिए, तथा उसके बीच की दूरी, यहाँ बीच वाला दूरी घट रहा है ध्रुव की ओर बढ़ने पर, उसमें वृत्त की दूरी घट रही थी, इसमें बीच की दूरी घट रही। कोई भी क्वेश्चन आएगा पूछेगा कि ध्रुव की तरफ क्या होती है, तो घटती है, जहां भी ऑप्शन रहेगा वो लगा दीजिएगा, सब में घटता आएंगे। ये ध्रुव पर शून्य हो जाती है, तब धीरे धीरे जाएगा, सब यहाँ मिल जाता है। तो मिलने के बाद चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, वहां पे जाके ये एक बिंदु बना लेता है, जिसको शून्य, यहाँ देखिए ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर या यामोत्तर आपस में मिलती है। देखिए सब आके अपन में आपस में मिल रही है। अक्षांश समांतर रेखा से भिन्न सभी देशांतर या यामोत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश जो था उसका रेखा समान नहीं था, ये देखिए, यहाँ छोटा है, ये घुमाया हुआ है, ये छोटा है, थोड़ा इससे बड़ा है, ये इधर भी घुमा होगा पीछे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा इससे बड़ा है, लेकिन देशांतर जितना भी है सबकी दूरी बराबर है, आपस में लंबाई, यामोत्तर की आपस में लंबाई समान होती है। इसीलिए इसे सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच तथा ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व की पश्चिम और गिनती शुरू होती है। यहाँ क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जो अक्षांश की रेखा भिन्न होती है, यहाँ देखिए भिन्न है, देशांतर की रेखा की लंबाई समान होती है, लेकिन अक्षांश की नहीं। जब ब्रिटिश राज का गुजरने वाली यामोत्तर सभी पश्चिम देश में गिनती शुरू की, तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, देशांतर को ही प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री होता है, इसे हम 180 या 180 पूरब से भी गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, एक पूर्वी गोलार्ध जो पहले बताए थे और एक पश्चिमी गोलार्ध व्यक्त करते हैं। ये इधर वाला का बात करा, देखिए ये बीचों बीच एक ये डॉट डॉट करके जो खींचिए, यहाँ देखिए 0 डिग्री है, इसी को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इधर हो गया आपका पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी, यहाँ देखिए 30 डिग्री पश्चिमी, 60 डिग्री पश्चिमी, इधर भी 30 डिग्री पूर्वी। तो यही बात कर, जैसे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में कौन सा काटा था, विषुवत, लेकिन इसको ये ही काटता है, देशांतर। चलिए, इसीलिए इसको अक्षर में, अक्षर से ये पूरब से डिनोट करते हैं, पू लगा के, और इधर पौ लगा के उपयोग करते हैं। इसका जानना रोचक होगा कि सारे डिग्री 180 पूरब और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखा एक भी देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रीड को देखो। अगर आप अगर अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप अगर अगर ये कह रहा है, अगर आपको सही अक्षांश और देशांतर के बारे में सही जानकारी है, ग्लोब के बारे में, तो आप किसी भी देश का टाइम निकाल लीजिएगा, जो कहाँ कितना टाइम हो रहा है, ये डिग्री से, ठीक, वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, जानकारी लगा सके उस स्थिति का आसानी से पता लगा। यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ, जैसे मान लीजिए ये दूरी का 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश एवं 90 डिग्री पूरब देशांतर में स्थित है। अब बिंदु को देखो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु दूरी में की सही स्थिति होगा। इसको समझना एक कागज पे, ये प्रैक्टिकल दिया हुआ, इसको इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ लीजिए। जानकारी कागज पर समान क्षैतिज पर खींचिए, चित्र को देखिए, 1 2 3 4 से क्षैतिज को मानने के लिए कार्य को अंगों से व्यक्त करिए। जिस बिंदुओं पर ये उदाकार एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचे,
इन छोटे वृत्त को अ ब तथा जिससे भी मान लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में खास कुछ नहीं है, बस ये देख लीजिए प्रशांत वहाँ आगे इस टाइप का एक फिगर है, उसमें क्वेश्चन आता है अधिक से, उसमें बताएंगे। ये भी वही है, अगर आप देखेंगे कि वृत्त और भ एक देशांतर है तो वृत्त को वृत्त अन्य वृत्त की स्थिति ज्ञात करें। वहां तक हो गया था। अब देखिए देशांतर और समय। देशांतर समझ गए क्या है, इधर ऐसे वाला लाख, इधर वाला लंबा लाइन, उसको देशांतर कहता है। अब समय को समझिए। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुपात सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। पहले अब कहीं अंदाजा से लगा सकते हैं सूर्य की परछाई से, जहाँ इतना टाइम हो रहा है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अब यहाँ देखिए, इधर मान लीजिए यहाँ इधर पश्चिम, यहाँ पूरब। अब यहाँ कुछ ऐसे हैं खंभा टाइप। अब इधर मान लीजिए सूर्य उदय हो रहा है, इधर इसका परछाई लंबा बनेगा। यहाँ सूर्य ये चल के यहाँ सूर्य यहाँ आ जाएगा तो इसका परछाई छोटा हो जाएगा। फिर पश्चिम में डूबते टाइम इधर देखिएगा इसका परछाई आगे हो जाता है। वही बात कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही ये जानकारी के लिए आप लोग समझिए। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थान पर दोपहर होगा। यहाँ जैसे सबसे सूर्य ऊपर यामोत्तर पे होगा, सबसे मान लीजिए मेन पॉइंट पे, वहां सभी जगहों सभी यामोत्तर पर स्थित दोपहर ही होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, पहले हम बता दिए थे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये भी यह है, इसको ध्यान में रख लीजिए। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब है, ग्रीनविच समझ गए थे, ग्रीनविच ग्रीनविच सही नहीं समझे, चलिए आगे देखिए दोबारा समझा। ये ग्रीनविच से पूरब है, इधर वाला स्थान, इसमें समय निकालने में आप लोग डिग्री को जोड़िएगा, और से पश्चिम आएगा तो इधर निकालने में आप लोग डिग्री को घटाइएगा। ये बात हम अभी बता रहे हैं, आगे आएगा ये, ठीक। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में है, वो कैसे, अब सोचिए, अब ये बताइएगा जो कौन सा स्थान ग्रीनविच से पूरब है, अब कौन सा स्थान, ये कैसे पता लगेगा, आगे समझा देंगे। उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, देखिए आगे का मतलब जोड़िएगा, आगे होगा। और जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम होगा उसका समय पीछे होगा। चित्र 2.8 में देखते हैं, और 2.9 होगा, यहाँ देखिए। चलिए वहाँ आगे हम समझा देते हैं, हम अपना फिगर बना के समझाएंगे। अंतर की दर गणना निम्नलिखित में से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटा होता है, पृथ्वी पर दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। अक्ष पर 350 डिग्री घूम जाती है, ठीक। अर्थात 1 घंटा में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय हो, यानी 15 × 4 तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो गया। अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे होगा। अब समझिए इसको, ये ग्लोब है, ग्लोब है, यहाँ क्या कहते हैं विषुवत, यहाँ से ऐसे करके डॉट 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 यहाँ, इसको सॉरी यहाँ नहीं, 1 घंटा घूमता है। इस प्रकार 12 बजे ग्रीनविच, अब देखिए यहाँ से यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके यहाँ आए थे 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ से यहाँ 1 डिग्री पार करने में, यहाँ देखिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में, तो 15 से 4 को यहाँ देखिए गुना किया तो 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। अब जितना डिग्री घूमेगा, अब 1 डिग्री घूम चलने में इसको लग रहा है समय 4 मिनट। अब कहीं डिग्री डिग्री आपको जरूर पता होगा, तो पूरब रहेगा तो जोड़िएगा, पश्चिम रहेगा तो जितना डिग्री निकलेगा, मान लीजिए यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 डिग्री। अब मान लीजिए 6 डिग्री चल रहा है, तो 6 में कितना से गुना करिएगा, यहाँ 15 चला तो 15 को आप 4 से गुना किए तो 60, तो इसको भी 4 से गुना करिएगा, सब में 4 से गुना करने पर तो मान लीजिए 24 निकलेगा। तो उतना पूरब में रहेगा तो जोड़िएगा, पश्चिम में रहेगा तो घटाइएगा। ग्रीन के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा होगा। 1 बजने का मतलब अगर ग्रीनविच पर 12, ये दिया हुआ रहेगा, अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहा है तो उसमें पूरब का, यहाँ देखिए 15 डिग्री पूरब में कह रहा है, तो पूरब में 12 में 1 घंटा, 15 × 4 = 60, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा पूरब में ना, तो 12 के बाद एक बजेगा। यही पश्चिम में, यहाँ पश्चिम रहता तो 12 से घटाते यानी 11 बजता, यहाँ 11 रहता, तो 1 घंटे पीछे होगा, यानी ये वहां सुबह के 11 बजे होंगे। तो इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उनका समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि। समझ गए, नहीं समझा तो कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हम बोलते नहीं, एक बार भी देख लिए नहीं बोले, बस एक बार बीच में बोल दिया। नहीं समझे हैं तो इसको कमेंट करिएगा, एक वीडियो इसका अलग है, वो हम ऐसे लिंक डाल देंगे, कमेंट करिएगा, उसको हम डाल देंगे।
अब किसी भी स्थिति पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्च बिंदु यानी मिड पॉइंट पे होगा बीच में, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान होगा। जिस स्थान पे बीच में रहेगा, जैसे सूर्य के मिड पॉइंट पे रहेगा, तो उस स्थान का, जैसे मान लीजिए भारत का है या लंदन का है, तो उस स्थान का, वहां का स्थान का वो स्थानीय मान होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थान के स्थानीय समय समान होता है। हम मानक समय हम मानक समय क्यों मानते हैं अलग अलग यामोत्तर में? हम मानक समय क्यों मानते हैं अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थान के स्थानीय समय में अंतर? यहाँ देखिए, मान लीजिए 82.5 यहाँ पूरब है, 97.5 पूरब है, 68.5 पूरब है। ये मानक यामोत्तर है, बीच बीच पॉइंट यानी देशांतर का। अब जैसे पूरब में इन दोनों का डिग्री का अंतर निकालिए, 82.5 से 97, उसको फिर गुना कर दीजिएगा 4 से। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरने के द्वारा द्वारका तथा असम से डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। यहाँ से देखिए, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। 97 में से आप 82 को घटाइएगा, ये देखिए 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। यहाँ करिएगा, जैसे 97 इसका अंतर मिलाइएगा लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है, उसको 4 से गुना करके आप लोग निकाल लीजिएगा और कमेंट करिएगा कितना निकला है। सही निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से कमेंट करिएगा, बता देंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर रेखा स्थानीय समय को पूरे देश का मानक स्थान माना जाता है। भारत में 82.5 पूरब, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है, कहीं कहीं यहाँ ये भी लिखा रहता है। ये भी क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा था ये। 82.5 भारत का यामोत्तर पूछेगा तो 82.5 पूरब मानोत्तर माना। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। देखिए, भारत का पूरे देश का मानक कितना माना जाता है? 82.5 पूरब। पूरब, यहाँ उत्तर पश्चिम कुछ भी रहेगा तो गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा, पूरब। इसे भारत का मानक समय के नाम से जाना जाता है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, सॉरी, कबीर भोपाल के निकट वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच का क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे है। यहाँ देखिए, लंदन में मान लीजिए 2 बजे है, शुरू है, अर्थात भारत का समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, तो तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड बीच का कितना अंतर है? अब 82.5 है यहाँ भारत का, और अंतर है 5 डिग्री, अति सॉरी 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूप में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी एक एक घंटे वाले 24 घंटे में प्रत्येक 15 दिन से, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन आप लोग ये सब क्वेश्चन करिएगा। पृथ्वी का व्यास पर स्थित है, तो मकर रेखा आप लोग देखिए क्या चीज पर स्थित है। भारत का मानक, ये सब कुछ हम करा चुके हैं। चलिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो फिर हम लाएंगे इसी तरह। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, इसमें भी हम इसका भी क्वेश्चन सारा करा चुके हैं, और एक क्वेश्चन लाएंगे सीटेट का, उसमें सारा कुछ करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।